साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज मैं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा की प्रक्रिया यानी जिसे सीडीपी भी कहते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। यानी डीएलएड 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था बाल विकास का, उसका मैं हल लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाल विकास जो विषय होता है ये टीचिंग लाइन का बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और इसके प्रश्न टीचिंग से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी प्रायः देखने को मिलते हैं। जैसे आपका सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट या एनबीएस, जितने भी होते हैं पेपर उस पर प्रश्न आते हैं। तो इसलिए सेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे उम्मीद करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे जब भी चैनल पर वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। और चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है विभिन्न विषयों की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो बाल विकास जो विषय होता है ये 50 नंबर का आता है। तो इसमें 15 क्वेश्चन तो विकल्पीय होते हैं। सबसे पहले विकल्पीय देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0 से 18 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा है 25 से 35 वर्ष, तो और चौथा है 35 से ऊपर। तो इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत 0 से 18, पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा 0 से 18। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाल विकास के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं में। तो जो बुद्धि का विकास ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था यानी जो मानव विकास की जन्म के उपरांत तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें पूर्ण हो जाता है। इस समय मस्तिष्क का वजन जो हमारे 1200 से 1400 ग्राम होता है। और ये तीनों अवस्थाओं का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 100, 205, 270, 305। तो देखिए एक वयस्क में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। और इससे याद रखिएगा जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या वयस्क से ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय बच्चे का शरीर बहुत लचीला होता है। और जो हड्डियाँ होती हैं बड़े होने पर, वो छोटे होने पर हड्डियाँ कई भागों में बटी रहती है, इसलिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है। जब बच्चा वयस्क होता है तो वही हड्डियाँ आपस में जुड़ के एक हड्डी बन जाती है, कई हड्डियाँ मिलकर। तो उस समय बच्चों का शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है और बाद में 206 हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। तो याद रखेंगे। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, ये देखिए जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये यूपीटेट में पूछा गया, ये विवादित प्रश्न है, ये बाद में कोर्ट में भी गया था। तो इसका सही जवाब जो माना गया था, आपके ऑप्शन थे प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो इसमें बच्चों ने टिक किया था, रुचि पे टिक किया था। अगर आपके अंदर किसी विषय के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप उसे सीखेंगे नहीं। लेकिन जो एससीईआरटी ने सही जवाब माना था वो था प्रेरणा। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की प्रेरणा नहीं आ रही है अंदर से, तो आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है एससीईआरटी ने प्रेरणा माना था। तो आप लोग अगर ऑप्शन में प्रेरणा है तो प्रेरणा के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सीखने की सही परिभाषा है, आपके ऑप्शन है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरों के साथ काम करना। तो सीखने की सही परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना का मतलब ये होता है कि किसी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, वही सीखना होता है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने की सही परिभाषा है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। और आप कमेंट करके बताइए कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवां, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? यानी बालक का जो नैतिक विकास है उससे क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जब नैतिक विकास की बात होती है तो हमेशा उसके चारित्रिक विकास से मतलब निकाला जाता है। तो अगर नैतिक विकास पूछा जाएगा तो आप लोग चारित्रिक विकास पे टिक लगाएंगे, उसका तात्पर्य होता है चारित्रिक विकास। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? आपके ऑप्शन है बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक। तो जो है मनोवैज्ञानिक प्रकार होता है वो बहिर्मुखी होता है मनोवैज्ञानिक प्रकार। बाकी ये तीनों प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? आपका ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। याद रखिएगा आप लोग, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं। चिंतन के साधनों में एक है, आपके ऑप्शन है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, चिंतन के मुख्य रूप से 3 साधन थे। तो इसमें जो है रटना, गुणों का विश्लेषण और सामान्यीकरण, ये तीनों जो है चिंतन के साधन नहीं है। आपका जो संकेत है यही चिंतन के साधन है। पहला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है? तो आपके ऑप्शन है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपरोक्त सभी। तो देखिए बालक में जो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने यानी उसके अंदर इंटरेस्ट किसी चीज़ के प्रति जगाना, उसका उद्देश्य
के प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या सभी। तो देखिए उद्दीपक मतलब किसी चीज़ के जरिए आप इंटरेस्ट जा सकते हैं। रुचि मतलब होता है उसका पहले से उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट रहा हो। आवश्यकता यानी उसे इस सब्जेक्ट को जानने की आवश्यकता हो। तो उपरोक्त सभी, अब प्रेरणा उत्पन्न करने के जो स्रोत है ये उपरोक्त सभी है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है स्काउट, जैक्स, रायबर्न या रास। तो स्मृति जो है एक आदर्श पुनरावृत्ति है, कथन स्काउट का है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा आप लोग। इनका कथन है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, ऑप्शन है संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं जिनके अंदर सीखने की ललक होती है वो संवेदनशील होते हैं, ठीक है। परिहास प्रिय यानी उन्हें हंसी मजाक के साथ सीखना अच्छा लगता है। जिज्ञासु होते हैं यानी जानने की इच्छा होती है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो ये उपरोक्त सभी यानी सृजनात्मक बालक की विशेषता सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, संवेग का प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संवेग का प्रकार नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, प्रकार बताना नहीं है। तो आपके ऑप्शन है क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो देखिए संवेग जो है, क्रोध ये भी संवेग का प्रकार है, भय ये भी संवेग का प्रकार है, प्रेम ये भी संवेग का प्रकार है। लेकिन ध्यान अगर देखा जाए तो ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। तो नहीं पूछा था संवेग का प्रकार, तो ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता के कारण है। 15वां क्वेश्चन है आक्रामकता के कारण है। तो ये है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो जो दूसरा ऑप्शन है उद्दोलन, ये आक्रामकता का प्रमुख कारण माना जाता है फ्रायड के अनुसार। तो ये जो है आक्रामकता का कारण है। अब अगले उत्तर पे चलते हैं। देखिए शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक होना चाहिए? 2 कारण बताइए। तो देखिए शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, उसके 2 कारण ये हैं कि बाल विकास का ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। यानी बच्चे का मानसिक स्तर पता लगा सकता है कि बच्चा कितना जानता है, कि कहाँ पे उसको समझ में आता है और कितने के आगे वो नहीं समझ पाता है। क्योंकि अगर वो मानसिक स्तर के आधार पर ही शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, यानी कि पहले अगर बच्चे का मस्तिष्क IQ लेवल पता लगा लेंगे तो उस हिसाब से वो बच्चों को समझा सकता है कि वो कितना जान पाया, कितना नहीं जान पाया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक होना चाहिए, और इस प्रकार से वह प्रभावी शिक्षण प्रदान करने में अपना दायित्व पूर्ण निर्वाह कर पाएगा, यानी शिक्षक निर्वाह कर पाएगा। अब अगला है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी शैशवावस्था की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, विशेषताएं। तो देखिए शैशवावस्था जब बच्चा जो ये शैशवावस्था होती है मानव के जन्म के उपरांत पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चों के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है, यानी खुद से बहुत प्रेम करते हैं, डरते हैं कभी चोट ना लग जाए, है ना, गिर ना जाए। तो ये स्वप्रेम की भावना होती है। और इस भावना को जो है नर्सिज्म कहा था। और ये दोहराने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। तो ये सब विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है बच्चा बार बार किसी चीज़ को दोहराता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है और स्वप्रेम की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तो देखिए किशोरावस्था जो है मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है जन्म के उपरांत। याद रखिएगा, जन्म के उपरांत 3 अवस्थाएं होती है, जन्म के पहले भी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो किशोरावस्था मानव के विकास की तीसरी अवस्था होती है। यह अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष, याद रखिएगा 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा। और विषमलिंगी आकर्षण होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर लड़का है तो लड़कियों के प्रति आकर्षित होगा, दोस्ती की भाव होगी, उसके बाद वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। लड़की होती है तो लड़कों के प्रति आकर्षित होती है, यानी विषमलिंगी आकर्षण होता है। और बच्चों के अंदर समाज सेवा की भावना होती है, और ये जो है समूह को अधिक महत्व देते हैं, यानी झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब किशोरावस्था के, ये मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया, जिससे कि आप अगर विशेषताएं आए तो विशेषताएं भी लिख जाए। ये सब किशोरावस्था के सब तात्पर्य है किशोरावस्था से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है समायोजन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, समायोजन 2 शब्दों को मिलाकर बना है, सम और आयोजन। ठीक है, सम का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरीके से, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था या अच्छी तरह से व्यवस्था करना। तो ये हो गया समायोजन का जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। अति लघु उत्तरी में आया तो खाली आपको इतना ही दे दे रहा है, या तो दोनों में से एक, और अगर लघु उत्तरी में आ गया तो आप दोनों लिख सकते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये समायोजन होता है आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, तर्क का क्या तात्पर्य है? तो तर्क जो होती है एक अभिव्यक्त प्रक्रिया है, यानी किसी चीज के प्रति आप अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं, वही तर्क होता है, जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। यानी आपके सामने कोई समस्या है
तो आप उसमें तर्क करेंगे, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तर्क के द्वारा व्यक्ति समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों समाप्त हो जाता है। यानी किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर तर्क आए कि ये कैसे हो रहा है, तो आप उसका समाधान ढूंढेंगे और समाधान मिल जाएगा तो आपका तर्क भी समाप्त हो जाएगा और आप उसके बारे में जानकारी भी आपको हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा तर्क क्या है। ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न है। अब अगला है सामाजिक विकास क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बालक बहुत असहाय होता है, यानी वो बहुत दूसरे के ऊपर पूरा फुली डिपेंडेंट होता है, कोई भी काम खुद नहीं कर पाता है और समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन हम सामाजिक विकास की जो परिभाषा है, ये देखिए बाल विकास के अंतर्गत हमें सामाजिक विकास की परिभाषा देनी है। तो देखिए शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है, यानी सब अलग अलग समाज बटा है कई प्रकार से, तो अपने अनुरूप करता है। बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट भी करता है, तो इससे बालक का जो है सामाजिक विकास कहते हैं। तो ये जो है हमें बाल विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास की परिभाषा देनी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने 3 परिभाषा लिखे हैं, जो आपको सरल लगे आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने वर्ण के साथ अस्थायी समायोजन करता है, वही व्यक्तित्व होता है। यानी व्यक्ति अपने वर्ण के साथ जो अस्थायी समायोजन करता है वो व्यक्तित्व होता है। ये बोरिंग की परिभाषा है। और हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये वाटसन की परिभाषा है। तो आप तीनों में से जो परिभाषा आपको उचित लगे याद कर लीजिएगा। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज़ में भारीपन जो है किशोरावस्था में आता है, याद रखिएगा। किशोरावस्था जो ये सब उम्र होता है 12 से 18 वर्ष होती है, तो आवाज़ में भारीपन जो है किशोरावस्था आता है। कई हार्मोनल चेंज होते हैं किशोरावस्था में। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो याद रखिएगा प्रत्येक मनुष्य जो है प्रतिदिन जीवन में नए नए अनुभव एकत्र करता है और व्यवहार में अपने संशोधन करता है, उसके व्यवहार में वृद्धि होती है, नए नए कुछ सीखता रहता है। यह अनुभव तथा इनका उपयोग सीखना या अधिगम कहलाता है। यानी आप डेली लाइफ में जो कुछ नए नए अनुभव एकत्र कर रहे हैं, व्यवहार में आपकी परिवर्तन और संशोधन हो रहा है, इन सभी का उपयोग करना ही अधिगम कहलाता है, यानी सीखना कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अधिगम भी क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कल्पना से आप क्या समझते हैं। ये सब प्रश्न देखिए आए हुए हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये सब प्रश्न आए हुए। कल्पना जो है एक मानसिक प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। ये स्वतः ही चलती रहती है अपने दिमाग में। जैसे आप किसी चीज़ की कल्पना करेंगे तो आपके मन में कोई एक चित्र आएगा, पहले से आपके अंदर कोई इमेज बना होगा। जैसे मान लीजिए आप गाय सोच रहे हैं, गाय कल्पना कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा 4 पैर होते हैं, 2 सींगें होती है, गाय दूध देती है, सफ़ेद या काली हो सकती है। तो ये सब अपने आप स्वतः चलती रहती है। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, यही कल्पना होती है। तो ये आप याद रख लेंगे, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। रुचि के भेद बताइए। रुचि यानी इंटरेस्ट, याद रखिएगा। रुचि 2 प्रकार की होती है, आपको खाली यही जवाब देना है, जन्मजात रुचि या अर्जित रुचि। एक रुचि जो होती है इंटरेस्ट आपके अंदर जन्मजात रहता है, दूसरी रुचि होती है जो आप डेवलप करते हैं समय उम्र के साथ। और अगर रुचि की परिभाषा आ जाए तो हमें परिभाषा पे जाना है। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति है यानी जो हमें प्रेरणा देती है, हमें किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट आ सकता है, तो ये भी एक रुचि होती है। तो रुचि के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बुद्धि परीक्षण होता क्या है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है, यानी अपना IQ लेकर यानी बुद्धिमत्ता के मापन के लिए बुद्धि का प्रेरक उपयोग किया जाता है। और बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से 2 आधार पर होता है। एक होता है, पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत में एक जो है इंडिविजुअल का किसी का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, सामूहिक में हम कई लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पहले जानते हैं अमूर्त बुद्धि किसने बताया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के थॉर्नडाइक। इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। यानी जो बुद्धि कार्य करती है उसके आधार पर इन्होंने जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। किसने बांटा था, थॉर्नडाइक ने बांटा था, और इनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान उसमें ये मिला है। अब देखिए बुद्धि को 3 भागों में इन्होंने बांटा। अमूर्ति बुद्धि यानी अमूर्त बुद्धि, ये जो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो तार्किक एवं चिंतनशील होते हैं, यानी तर्क उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और चिंतनशील होते हैं, किसी विषय के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। जैसे कलाकार जो हमारे होते हैं, अभिनेता कह सकते हैं या वैज्ञानिक, तो ये अमूर्त बुद्धि के अंदर आ जाते हैं।
बाकी दो बुद्धियाँ इन्होंने बांटी थी, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के लोग सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करते हैं, और स्थूल बुद्धि जो होते हैं ये वस्तुओं को समझ रखने वाले होते हैं, यानी व्यापारी जो होते हैं, इनमें जो है एक प्रकार से किसी वस्तु को समझने की एक विशेष गुण होता है, तो ये स्थूल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्वेश्चन था अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि जो तार्किक एवं चिंतनशील होते हैं, कलाकार या वैज्ञानिक अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए बाल्यावस्था की कई सारी विशेषताएं हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बाल्यावस्था में बालक जो है स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, यानी वो तर्क बहुत करेगा बालक, क्यों, कैसे की भावना इसके अंदर होती है, ये कैसे हो रहा है, कैसे बार बार जानने की कोशिश करेगा। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई आसपास छोटा बालक होगा तो उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, कोई भी फालतू के सामान जो है इकट्ठा करता रहता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए जिज्ञासा की प्रबलता होती है, क्यों तथा कैसे का भाव होता है। तो देखिए 2 ही हमें विशेषता बताई दी थी, तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है, क्यों तथा कैसे का भाव होता है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, और इस अवस्था में जो है स्मरण शक्ति में तर्क शक्ति में वृद्धि होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।